गुड मॉर्निंग दोस्तों। कक्षा 12 के नामांक के मूल तत्व विषय के वर्गों में आज हम शेयर पूंजी के हिसाब अंतर्गत शेयर पूंजी के प्रकार में इक्विटी शेयर या ऑर्डिनरी शेयर से पढ़ाई की शुरुआत करेंगे। दोस्तों, पिछले वीडियो में हमने प्रेफरेंस शेयर के बारे में पढ़ाई की थी। आज हम इक्विटी शेयर या ऑर्डिनरी शेयर से पढ़ाई की शुरुआत कर रहे हैं। दोस्तों, जो शेयर प्रेफरेंस शेयर नहीं है ऐसे शेयर को इक्विटी शेयर कहते हैं। माने जो प्रेफरेंस शेयर नहीं है ऐसे शेयर को इक्विटी शेयर कहा जाएगा। इक्विटी शेयर धारण करने वाले को कंपनी की सभा में मतदान माने कि वोटिंग करने का अधिकार मिलता है। माने जो इक्विटी अंशधारक है उसे कंपनी जो भी है उसकी जो सामान्य सभा होगी उसमें मतदान का अधिकार प्राप्त होता है। दोस्तों, प्रेफरेंस शेयर पर निश्चित हुए दर से डिविडेंड देने के बाद बचे हुए लाभ में से इक्विटी शेयर पर कंपनी के संचालकों ने किए अनुमोदन को कंपनी के शेयर धारकों की सामान्य सभा में प्रस्ताव पारित करके डिविडेंड दिया जाता है। माने दोस्तों, प्रेफरेंस शेयर धारक को डिविडेंड देने के बाद जो कंपनी का लाभ बचे उस लाभ में से कंपनी के संचालक ने जो अनुमोदन किया हो, जो अनुमति दी हो, उसके आधार पर शेयरधारक की सामान्य सभा में प्रस्ताव पारित करके डिविडेंड दिया जाता है। कंपनी के चालू वर्ष का लाभ, उसका गत वर्ष का लाभ, कंपनी की एकत्रित अनामत, उसके भविष्य के लाभ की संभावना और संचालक की नीति को ध्यान में रखकर प्रतिवर्ष कंपनी इक्विटी शेयर पर डिविडेंड देती है। माने किस बातों को ध्यान में रखकर इक्विटी शेयर पर डिविडेंड दिया जाता है, ऐसा प्रश्न भी आपको दोस्तों पूछा जा सके तो कि कंपनी के चालू वर्ष के लाभ, गत वर्ष के लाभ, कंपनी की एकत्रित अनामत और भविष्य के लाभ की संभावना और संचालक की नीति को ध्यान में रखकर इक्विटी शेयर पर डिविडेंड दिया जाता है। दोस्तों, कंपनी के विसर्जन के समय कंपनी के पास रहे हुए शेष फंड में से, माने कंपनी के विसर्जन वक्त जो भी रकम कंपनी के पास बचे उसमें से प्रेफरेंस शेयर पूंजी की रकम प्रेफरेंस शेयर धारक को वापस करने के बाद ही इक्विटी शेयर पूंजी की रकम प्राप्त करने का इक्विटी शेयर धारकों को अधिकार है। माने कंपनी का जब भी विसर्जन हो तब दोस्तों प्रेफरेंस शेयर धारक को कंपनी के पास की जो बची हुई रकम है उसमें से पहले रकम वापस की जाएगी और बाद में रकम बचे तो इक्विटी अंशधारक को उसकी रकम वापस की जाएगी। माने कि दोस्तों, प्रेफरेंस शेयर धारक को अपनी पूंजी प्राप्त करने का आग्रह है और उसके बाद ही इक्विटी शेयर धारक अपनी पूंजी प्राप्त कर सकते हैं। दोस्तों, इक्विटी शेयर पूंजी कंपनी की मुख्य शेयर पूंजी है या इक्विटी शेयर पूंजी को कंपनी की मुख्य शेयर पूंजी कहते हैं। कंपनी के कानून अनुसार इक्विटी शेयर की प्रति शेयर कीमत कम से कम 1 रुपया होनी चाहिए। माने इक्विटी शेयर पूंजी की कीमत कम से कम 1 रुपये होनी चाहिए।
दोस्तों, वर्तमान समय में अधिकांश भाग की कंपनी की प्रति शेयर मूल कीमत 1 रुपये अथवा 10 रुपये या 100 रुपये होती है। माने ज़्यादातर कंपनियां वर्तमान समय में अपने प्रति शेयर की कीमत 1 रुपये, 10 रुपये या 100 रुपये रखती है। अब दोस्तों, प्रेफरेंस शेयर और ऑर्डिनरी शेयर के बारे में हमने पढ़ाई कर ली। अब उसके आधार पर प्रेफरेंस शेयर और इक्विटी शेयर के बीच का अंतर निम्नानुसार दिया जा सकता है। अंतर का मुद्दा प्रेफरेंस शेयर और इक्विटी शेयर। सबसे पहले डिविडेंड का दर। दोस्तों, हम आगे पढ़ चुके हैं कि प्रेफरेंस शेयर धारक जो है उसे निश्चित किए दर पर डिविडेंड चुकाया जाता है, जबकि इक्विटी शेयर माने ऑर्डिनरी शेयर पर ऐसा कोई डिविडेंड का दर निश्चित नहीं होता है। कंपनी का जो लाभ है वो लाभ पर डिविडेंड आधारित होता है, माने अलग अलग वर्ष में डिविडेंड अलग अलग हो सकता है। दूसरा, चुकाना बाकी डिविडेंड। दोस्तों, प्रेफरेंस शेयर का एक प्रकार क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर जो था उसमें निश्चित दर से अगर जिस वर्ष में लाभ न हो उस वर्ष में डिविडेंड न चुकाया गया हो तो ऐसा डिविडेंड भविष्य में कंपनी जिस वर्ष पर्याप्त मात्रा में लाभ हो उस वर्ष में ऐसा एकत्रित हुआ डिविडेंड चुकाया जाता है लाभ में से। लेकिन इक्विटी शेयर में भविष्य में ऐसा कोई डिविडेंड नहीं चुकाया जाता है। तीसरा, डिविडेंड चुकाने में प्रथम अधिकार। दोस्तों, आगे बढ़ चुके हैं कि डिविडेंड चुकाने में सबसे पहले प्रेफरेंस शेयर धारक को डिविडेंड चुकाया जाता है। मैंने डिविडेंड प्राप्त करने का प्रथम अधिकार प्रेफरेंस शेयर धारक का है और उसके बाद इक्विटी शेयर धारक को डिविडेंड चुकाया जाता है। माने इक्विटी शेयर धारक को प्रेफरेंस शेयर पर डिविडेंड चुकाने के बाद ही डिविडेंड चुकाया जाता है। चौथा, पूंजी के भुगतान में प्रथम अधिकार। दोस्तों, ये भी आगे पढ़ चुके हैं कि जब भी कंपनी का विसर्जन हो तब इक्विटी शेयर धारक से पहले प्रेफरेंस शेयर धारक को अपनी पूंजी वापस करने का अधिकार है, जबकि विसर्जन के वक्त प्रेफरेंस शेयर धारक की संपूर्ण पूंजी वापस की जाए उसके बाद ही इक्विटी शेयर धारक को पूंजी वापस की जाती है। पांचवा, मतदान का अधिकार। तो दोस्तों, प्रेफरेंस शेयर धारक को मतदान का कोई अधिकार नहीं है, जबकि इक्विटी शेयर धारक को मतदान करने का अधिकार है। छठा, संचालन में साझेदारी का अधिकार। दोस्तों, कंपनी के संचालन में प्रेफरेंस शेयर धारक को कोई अधिकार नहीं है, जबकि इक्विटी शेयर धारक कंपनी के संचालन में भाग लेने का अधिकार रखते हैं। दोस्तों, इक्विटी शेयर और प्रेफरेंस शेयर का अंतर देखने के बाद अब शेयर पूंजी के वर्गीकरण के बारे में हम आगे पढ़ाई करेंगे। शेयर पूंजी का वर्गीकरण। उसमें पहला, अधिकृत पूंजी। दोस्तों, कंपनी अपने जीवन काल में माने जीवन काल के दौरान अधिक से अधिक जितनी रकम शेयर पूंजी द्वारा एकत्र कर सकती है उसे अधिकृत पूंजी कहते हैं। माने कंपनी अपने आयुष्य दौरान अधिक से अधिक जितनी रकम
शेयर पूंजी द्वारा एकत्रित कर सके उसे अधिकृत पूंजी कहेंगे। दोस्तों, कंपनी के मेमोरेंडम में और कंपनी के पंजीयन के समय माने उसका रजिस्ट्रेशन जब करवाया जाए तब उसमें इसे दर्शाया जाता है। माने अधिकृत पूंजी को कंपनी के रजिस्ट्रेशन के वक्त भी दर्शाना होता है, इसलिए इसे रजिस्टर्ड पूंजी या पंजीकृत पूंजी भी कहते हैं। यदि कंपनी की अधिकृत पूंजी में भविष्य में वृद्धि करने की आवश्यकता उपस्थित हो, माने दोस्तों अगर कंपनी की शुरुआत हो जाए, उसकी जितनी अधिकृत पूंजी है उतनी कंपनी प्राप्त कर ले, उसके बाद भी कंपनी को पूंजी की आवश्यकता हो, तो कंपनी का जो कानून है उसके प्रावधान और कंपनी के शेयरधारक की सामान्य सभा में प्रस्ताव पास करके माने प्रस्ताव पारित करके उसमें माने अधिकृत पूंजी में वृद्धि की जा सकती है। माने अधिकृत पूंजी में वृद्धि करना भी संभव है, लेकिन दोस्तों उसके लिए कंपनी कानून के जो भी प्रावधान है उस प्रावधान के तहत और कंपनी की सामान्य सभाओं में प्रस्ताव पारित कराकर अधिकृत पूंजी में वृद्धि की जा सकती है। दोस्तों, अधिकृत पूंजी को पंजीकृत, सत्तावर या नामकी पूंजी भी कहा जाता है। उदाहरण के तौर पर देखें तो एबीसी लिमिटेड की अधिकृत पूंजी 1 करोड़ की है। अब एबीसी लिमिटेड जो है उसकी पूंजी अधिकृत पूंजी 1 करोड़ है, जो प्रति शेयर 10 की दर से माने एक शेयर की कीमत 10 ऐसे 10 लाख शेयर से बनी हुई है। तो यहाँ दोस्तों एबीसी लिमिटेड की पूंजी अधिकृत पूंजी 1 करोड़ है और उसे प्रति शेयर 10 से 10 लाख शेयरों में बांटा गया है। दूसरा, निर्गमित पूंजी या प्रकाशित पूंजी। दोस्तों, अधिकृत पूंजी में से कंपनी अपनी आवश्यकता के अनुसार कुल संख्या में या कम संख्या में शेयर निर्गमित करे तो उसे निर्गमित पूंजी कहते हैं। माने कंपनी की जितनी भी अधिकृत पूंजी है उसमें से कंपनी को जितनी आवश्यकता है उस हिसाब से कंपनी पूरी संख्या में या कम संख्या में शेयर निर्गमित करे तो उसे निर्गमित पूंजी कहा जाएगा। जैसे कंपनी के प्रति शेयर 10 की दर से कुल 10 लाख शेयर की अधिकृत पूंजी में से यदि कंपनी 7 लाख शेयर निर्गमित किए जाए, दोस्तों प्रति शेयर 10 रुपये का है, ऐसे 10 लाख शेयर की अधिकृत पूंजी है, उसमें से कंपनी 7 लाख शेयर निर्गमित करे तो 7 लाख शेयर और प्रति शेयर कीमत 10 रुपये, तो गुणनफल होगा 70 लाख। वो 70 लाख निर्गमित पूंजी कही जाएगी। दोस्तों, निर्गमित पूंजी अधिकृत पूंजी की अपेक्षा अधिक नहीं हो सकती है। माने निर्गमित पूंजी अधिकृत पूंजी जितनी हो सकती है उससे कम हो सकती है, लेकिन उससे अधिक नहीं हो सकती है। अब दोस्तों, निर्गमित पूंजी के बाद तीसरा पार्थिव पूंजी या आवेदित पूंजी। दोस्तों, निर्गमित शेयरों में से जितनी कीमत के शेयर के लिए आवेदन आए तो उसे आवेदित शेयर पूंजी कहते हैं। माने कंपनी ने जितने शेयर निर्गमित किए हैं
उस निर्गमित शेयर में से जितने शेयर के आवेदन प्राप्त हो उन शेयर की कीमत को आवेदित शेयर पूंजी कहा जाएगा। दोस्तों, आवेदित पूंजी निगमित शेयर पूंजी जितनी अथवा उससे कम भी हो सकती है। माने जितने शेयर निर्गमित किए जाए उन सभी शेयर के आवेदन प्राप्त हो तो आवेदित और निर्गमित पूंजी और आवेदित पूंजी समान होगी, लेकिन कम शेयर के लिए आवेदन मिले तो निर्गमित पूंजी से आवेदित पूंजी कम हो सकती है। दोस्तों, निर्गमित शेयर की अपेक्षा अधिक शेयर के लिए आवेदन आए तो कंपनी निर्गमित शेयर जितने ही शेयर स्वीकृत कर सकती है। माने अधिक आवेदन प्राप्त हो दोस्तों, तो ऐसी स्थिति में कंपनी जितने शेयर निर्गमित किए हैं उतने शेयर की स्वीकृत कर सकती है और अतिरिक्त शेयर आवेदन पत्र माने जो अधिक आवेदन प्राप्त हुए उसकी रकम शेयर धारक को शेयर आवेदक को वापस की जाती है। दोस्तों, माने अधिक आवेदन प्राप्त हो तो अधिक आवेदन पर जो रकम प्राप्त हुई है कंपनी को वो रकम आवेदकों को वापस करनी होगी। चौथा, याचित पूंजी अथवा मांगी गई पूंजी। दोस्तों, शेयर आवेदकों को कंपनी ने दिए शेयर पर कंपनी शेयर की अंकित मूल्य माने मूल कीमत या उससे कम रकम मांग सकती है। माने कंपनी ने जितने शेयर निर्गमित किए उसमें से कंपनी को जितने शेयर पर आवेदन प्राप्त हुए उन आवेदकों के पास से कंपनी शेयर की अंकित मूल्य माने प्रति शेयर जितनी कीमत का है वो पूरी कीमत या उससे कम रकम कंपनी मंगा सकती है। कंपनी दार्शनिक कीमत से कम रकम मंगाए तब शेष रकम भविष्य में शेयर धारकों के पास से कंपनी मंगवा सकती है। इस प्रकार शेयर पर मंगाई रकम को मांगी गई शेयर पूंजी कही जाती है। जैसे कि हमने ऊपर देखा दोस्तों कि 10 के एक ऐसे 7 लाख शेयर कंपनी ने प्रति शेयर निर्गमित किए और कंपनी प्रति शेयर 6 रुपये मंगाए, तो यहाँ 7 लाख शेयर गुना प्रति शेयर 6 रुपये मंगवाए हैं तो गुणनफल 42 लाख जो है उसे मांगी गई पूंजी कहा जाएगा। पांचवा, नई मांगी गई पूंजी। दोस्तों, जो आवेदित पूंजी का ही एक भाग है, माने नहीं मांगी गई पूंजी आवेदित पूंजी का ही एक भाग है। कंपनी के संचालक द्वारा जो पूंजी अभी तक शेयर धारक के पास से मंगाई नहीं है उसे नहीं मांगी गई पूंजी कहेंगे। दोस्तों, आवेदित पूंजी और याचित पूंजी के बीच का अंतर अर्थात नहीं मांगी गई पूंजी माने ऊपर हमने उदाहरण में देखा कि कंपनी ने प्रति शेयर 10 रुपये से शेयर निर्गमित किए थे जिस पर प्रति शेयर 6 रुपये मंगवाए गए। तो 10 रुपये का शेयर है और 6 रुपये मंगवाए हैं तो 4 रुपये जो है वो नहीं मांगी गई पूंजी कही जाएगी। दोस्तों, छठा, वसूलाई पूंजी। दोस्तों, मंगाई गई पूंजी की रकम में से जितनी रकम शेयरधारकों के पास से कंपनी को मिले उस रकम को वसूलाई पूंजी या भरपाई हुई पूंजी कहेंगे। माने कंपनी ने जितनी रकम शेयर आवेदकों के पास से मंगवाई है
उसमें से कंपनी को जितनी रकम, माने मंगवाई हुई रकम में से जितनी रकम कंपनी को प्राप्त हो उसे भरपाई पूंजी या वसूलाई पूंजी कहा जाएगा। यदि किसी कारण से कोई शेयरधारक मंगाई गई रकम अंशतः या संपूर्ण न भरे, माने मंगवाई हुई पूंजी का कुछ भाग या पूर्ण भाग न भरे, तो ऐसी स्थिति में दोस्तों मंगाई पूंजी और वसूलाई पूंजी की रकम में अंतर देखने को मिलेगा। जैसे कंपनी ने मंगाई पूंजी 42 लाख है, मंगाई पूंजी 42 लाख है दोस्तों, जिसमें से 1000 शेयरधारक का प्रथम मांग के प्रति शेयर 2 रुपये मंगाए है, वो नहीं भर सका, तो उसने दोस्तों 2000 नहीं भरे होंगे। प्रति शेयर प्रथम मांग 2 रुपये और 1000 शेयरधारक है तो गुना 2 करने पर 2000 उसने नहीं भरे होंगे, तो प्राप्त पूंजी या वसूलाई पूंजी होगी 41,98,000 और नहीं वसूलाई पूंजी दोस्तों 2000 बनेगी। 7वां अनामत पूंजी। दोस्तों जब कंपनी के संचालकों को ऐसा लगे कि मंगाई गई पूंजी अपने धंधे के लिए पर्याप्त है, माने मंगाई गई पूंजी धंधे के लिए पर्याप्त है, तो ऐसी स्थिति में भविष्य में रकम अतिरिक्त पूंजी की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, ऐसा कंपनी को लगे, तो इस स्थिति में कंपनी दोस्तों शेयरधारक की सभा में विशिष्ट प्रस्ताव द्वारा नई मंगाई पूंजी को अनामत रखता है। मानी कंपनी ने माना कि 70 लाख के शेयर निर्गमित किए थे, उसमें से कंपनी ने 42 लाख मंगवा लिए हैं और अब कंपनी को ऐसा लगे कि अधिक रकम की आवश्यकता नहीं है, तो कंपनी शेयरधारक की सभा में प्रस्ताव पारित करके ऐसी नई मंगाई जो पूंजी है 28 लाख, उसे अनामत रख सकती है, जिसे अनामत पूंजी कहा जाएगा। और दोस्तों जब कंपनी दिवालियापन दर्ज कराए तो ऐसी स्थिति में समापन में या समापन माने विसर्जन में जाए तो पूंजी की रकम शेयरधारक के पास से, माने अनामत पूंजी की रकम कंपनी शेयरधारक के पास से मंगा सकती है। इस संदर्भ में विशिष्ट प्रस्ताव एक बार करने के बाद रद्द नहीं किया जा सकता है दोस्तों। दोस्तों शेयर पूंजी का वर्गीकरण निम्नानुसार किया जा सकता है। अधिकृत पूंजी, अधिकृत पूंजी के 2 भाग हो सकेंगे, प्रकाशित पूंजी और अनामत पूंजी। प्रकाशित पूंजी में दोस्तों पार्थिव पूंजी, और पार्थिव पूंजी के 2 भाग बनेंगे, मांगी गई पूंजी और दूसरा भाग बनेगा नहीं मांगी गई पूंजी। और मांगी गई पूंजी में वसूलाई पूंजी। इस प्रकार शेयर पूंजी का वर्गीकरण किया जा सकता है। दोस्तों अब पूंजी अनामत किसे कहा जाएगा उसके बारे में देखें तो दोस्तों कक्षा 11 में अनामत और प्रावधान चैप्टर अंतर्गत पूंजी अनामत किसे कहा जाएगा उस बारे में हम पढ़ चुके हैं। फिर भी यहाँ उसका विवरण देख लें तो पूंजी लाभ में से उपस्थित की गई अनामत को पूंजी अनामत कहते हैं। माने पूंजी लाभ में से उपस्थित की गई अनामत पूंजी अनामत है। दोस्तों पूंजी लाभ यह ऐसा लाभ है। अब दोस्तों दूसरा प्रश्न हो कि पूंजी लाभ किसे कहा जाएगा, तो कि पूंजी लाभ यह ऐसा लाभ है जो धंधे के सामान्य व्यवहारों से
उपस्थित नहीं होता है। धंधा के विशिष्ट व्यवहारों से जो लाभ उपस्थित होगा वो पूंजी लाभ है, और ऐसे लाभ को पूंजी अनामत खाते ले जाया जाता है। इस अनामत में से डिविडेंड का वितरण नहीं कर सकते, माने पूंजी अनामत में से डिविडेंड नहीं दिया जा सकता है। और किन व्यवहारों से दोस्तों पूंजी लाभ उपस्थित होता है, तो कि निम्न व्यवहारों से पूंजी लाभ उपस्थित होता है जिसे पूंजी अनामत खाते ले जाया जाता है। तो पूंजी लाभ उपस्थित होने का पहला व्यवहार स्थायी संपत्ति के विक्रय पर प्राप्त लाभ, दूसरा स्थायी संपत्ति के पुनः मूल्यांकन से उपस्थित होने वाला लाभ, तीसरा कंपनी की स्थापना के पहले का लाभ, मानी कंपनी का पंजीकरण हो, उससे पहले कंपनी शुरू हो गई हो तो उससे पहले का जो लाभ है उसे कंपनी की स्थापना पहले का लाभ कहा जाएगा, जो पूंजी लाभ है। चौथा शेयर या डिबेंचर निर्गमित करते समय प्राप्त प्रीमियम की रकम, माने शेयर या डिबेंचर निर्गमित किए जाए और उसकी दार्शनिक कीमत से अधिक रकम से निर्गमित किए जाए तो अधिक रकम जो है वो प्रीमियम की रकम कही जाएगी, वो भी पूंजी लाभ है। पांचवा डिबेंचर वापस करते समय हुआ लाभ, और छठा जब्त किए शेयर पुनः निर्गमित करने पर हुआ लाभ। ये 6 व्यवहारों से दोस्तों पूंजी लाभ उपस्थित होता है और उसे पूंजी अनामत खाते ले जाया जाता है।